तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान। जिन जिन विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम 2024 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है और उनको भी सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, तो आज की इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न पूरे बुक से चुनकर लाया गया है, ठीक है। 35 प्रश्न है और इन 35 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। 35 प्रश्न के अलावा जो आपका एग्जाम होगा 2024 में सामाजिक विज्ञान का, उस पेपर जो आपका सामाजिक विज्ञान का मिलेगा, उस सामाजिक विज्ञान के पेपर में इन 35 प्रश्नों के अलावा एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। ये जो प्रश्न है मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी बुक को देखते हुए तैयार किया गया है। या पहला जो आपका प्रश्न है कि जर्मनी एकीकरण का संक्षेप में पता लगाए, ठीक है। ये देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है, 20 में आया था, 22 में और 23 में भी आया था, 24 में 100% आएगा, ठीक है। जो आप आपका देख सकते हैं कि 2 नंबर प्रश्न है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये भी सवाल एग्जाम में हर साल रिपीट करता रहता है और 2024 के भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगला प्रश्न 3 नंबर देख सकते हैं कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर पर। 4 नंबर में प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, कारण सहित इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, कारण सहित इसको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न जो आपका 5 नंबर है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। अब बात करते हैं अगला प्रश्न आपका जो है 6 नंबर कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये जितना भी प्रश्न देख सकते हैं ये सब के सब प्रश्न आईएमपी है। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। अगर इसे आप छोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये जो भी प्रश्न है हर साल एग्जाम में रिपीट करता रहता है और 2024 के एग्जाम में 100% ये सब के सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। मात्र ये 35 जो प्रश्न बता रहा हूँ, इसी 35 प्रश्नों में से आपके पेपर जो तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं 7 नंबर जो प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की क्या करना है, व्याख्या करना है। अब अगला प्रश्न जो 8 नंबर है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। 9 नंबर जो आपका प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 10 नंबर है कि जैव और अजैव संसाधन क्या है। उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है इसको। जैव और अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण सहित। ये सवाल आपको हर साल आता है और 2024 के एग्जाम में 101% पक्का पूछा जाएगा। ये सवाल को आपको 100 में 100% तैयार करके जाना है क्योंकि ये सवाल 2024 के एग्जाम में 100% आएगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 12 नंबर है कि 3 राज्यों के नाम बताइए। क्या करना है, 3 राज्यों के नाम बताना है। कौन कौन से राज्य जहाँ काली मृदा पाई जाती है, जहाँ काली मृदा पाई जाती है वहाँ के 3 राज्यों को नाम बताना है।
तथा इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। काली मृदा पर कौन सी फसल उगाई जाती है उसको लिखना है, और ये किस राज्य में पाई, 3 राज्यों को नाम भी लिखना है जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। मानव जीवन में इसकी महत्ता का क्या करना है, वर्णन करना है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 14 नंबर है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाली लाभ और हानियां लिखिए। जो बहुउद्देशीय परियोजना है उस परियोजना से लाभ और हानि हो रहा है, उस लाभ और हानि को आपको लिखकर बताना है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 15 नंबर है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। इन सभी प्रश्नों का हल सहित उत्तर इसका मिल जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये सब के सब प्रश्नों को आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए कि ये हमको प्रश्न क्या करना है, तैयार करके ही एग्जाम देने जाना है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका जो 17 नंबर देख सकते हैं कि चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का क्या करना है, वर्णन करना है। चावल धान खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 18 नंबर है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। ठीक है। अब अगला प्रश्न पर बात करते हैं 19 नंबर कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न जो आपका 20 नंबर है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। ठीक है। आपको दिक्कत की सामना नहीं करना है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको लिखकर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। आप उसे तैयार कर लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी। ठीक है। सिर्फ आपको इस प्रश्नों को आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए कि इन प्रश्नों को हमको तैयार करना है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 22 नंबर है। देख सकते हैं कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर 23 नंबर है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। अब 24 नंबर प्रश्न है कि 1922 के संविधान संशोधन के पहले क्या करें कि 1922 के संविधान संशोधन के पहले और बाद यानी 1900 पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर लिखिए। ठीक है। पहले 1922 के संविधान संशोधन के पहले और 1922 के बाद 2 आपको क्या करना है, स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर को बता देना है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 25 नंबर है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। अब बात करते हैं अगला जो आपका प्रश्न है 26 नंबर है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। अब अगला प्रश्न आपको 23 नंबर पर बात कर लेते हैं। 23 नंबर जो आपका प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। 28 नंबर जो आपका प्रश्न है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है।
अब अगला प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपका 29 नंबर प्रश्न है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो आपका प्रश्न है 30 नंबर कि असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। ठीक है, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। संगठित और असंगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थितियों का तुलना करना है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 32 नंबर है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, लाभ बताइए। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, लाभ बताइए। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न 34 नंबर है कि ऐसे कारकों की चर्चा करें, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। क्या होता है, जिनमें उपभोक्ता की शोषण होता है। अगला प्रश्न 35 नंबर है कि जल दुर्लभता क्या है और उसके मुख्य कारण क्या है, और उसके मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों मैंने सामाजिक विज्ञान के इन सभी प्रश्नों को बता दिया। ये आप ईमानदारी से इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन बैंक को देखते हुए सभी प्रश्नों को तैयार किया गया है। ठीक है, इस प्रश्न के अलावा आपको एग्जाम के पेपर जो आपका मिलेगा सामाजिक विज्ञान का, उस पेपर में इस प्रश्न के अलावा एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात रहती है आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्न 20 आता है, तो उस 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं भी तैयार करके ला रहा हूँ कि 20 जो भी बहुविकल्पी प्रश्न लाऊंगा उसी बहुविकल्पी प्रश्न में से आपको 20 देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो जो अदर वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो, वो उस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न यानी 20 एमसीक्यू प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।